तीसरी शताब्दी ईस्वी को हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अंधकाल कह सकते हैं, क्योंकि उस काल की ऐतिहासिक घटनाओं का हमें कुछ पता नहीं चलता। चतुर्थ शताब्दी के आरंभ में मगध देश में एक प्रतापशाली राजवंश की उत्पत्ति हुई। ये वंश गुप्त वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसका पहला प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। इसको भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहना अनुचित न होगा। इसकी विजयों का हाल हमें प्रयाग वाले अशोक के स्तंभ पर खुदे हुए लेख से मिलता है। ये लेख उसके राजकवि हरिशेन की रचना है। उसने अपना राज्याभिषेक 319 ईस्वी के समय से गुप्त संवत चलाया, जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने भी जारी रखा। उसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की और प्रयाग तक के सब प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी के साथ विवाह करके उसने अपनी शक्ति और बढ़ा ली। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त 335 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा। यमुना नदी तक उत्तरी भारत के सब राजाओं को हराकर वो दक्षिण की ओर बढ़ा और समुद्र के किनारे विलासपुर और विजयपट्टनम के बीच के जंगली देश में पहुंचा और वहां के राजाओं को पराजित किया। इस विजय के बाद वो आगे बढ़ा और कृष्णा नदी तक पहुंच गया। कहते हैं कि दक्षिण के 12 राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया, परंतु लौटते समय पराजित राजाओं को फिर उसने उनके राज्य लौटा दिए और उनसे कर लेकर संतुष्ट हो गया। यह अनुमान ठीक नहीं है कि उसने मलाबार, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट को भी जीत लिया था। दक्षिण के जिन राज्यों का इलाहाबाद की प्रशस्ति में वर्णन है, वे सब पूर्वी तट पर हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका प्रभाव सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। उसके निकटवर्ती राजा पंजाब तथा राजपुताना के प्रजातंत्र राज्य भी उसके अधीन थे। दिग्विजय करने के बाद जब समुद्रगुप्त अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को वापस आया, तब उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार उसने अपने समकालीन राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस यज्ञ के अवसर पर उसने ब्राह्मणों को सोने के सिक्के दक्षिणा में दिए। समुद्रगुप्त वास्तव में एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली सम्राट था। वो एक महान कवि तथा चतुर गायक था। विद्वानों ने उसे कविराज की पदवी प्रदान की थी। उसे वीणा बजाने का बड़ा शौक था। अपने सिक्कों पर वो इसी रूप में प्रदर्शित किया गया है। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। कुछ विद्वानों का मत है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे मारकर बलपूर्वक सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने बड़ी योग्यता पूर्वक अपने पिता की कीर्ति और गौरव को कायम रखा। पिता के समान ही उसमें अदम्य साहस तथा उच्च अभिलाषाएं थीं। उसने पहले मथुरा के सीदियन राजा को परास्त किया और फिर उसके बाद पश्चिमी भारत के क्षत्रपों की ओर बढ़ा। क्षत्रप बड़े शक्तिशाली हो गए थे। चंद्रगुप्त ने मालवा तथा काठियावाड़ के प्रांतों को जीत लिया। शक वंश के अंतिम क्षत्रप राजा को पराजित करके उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बरार और महाराष्ट्र के राजा वाकटक के साथ उसने अपनी कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह किया। अब उसका साम्राज्य अरब सागर तक फैल गया था और सौराष्ट्र गुजरात का प्रांत उसका एक अंग बन गया। गुजरात के बंदरगाहों पर अधिकार हो जाने से साम्राज्य की आमदनी बहुत बढ़ गई। यूरोपीय देशों के साथ भी व्यापार होने लगा। इस व्यापारिक संपर्क का परिणाम ये हुआ कि भारतीय संस्कृति को उन देशों में फैलने का अवसर मिला। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अपने असीम बल एवं साहस के कारण वो इस उपाधि के सर्वथा उपयोग भी था। अनेक इतिहास लेखकों का मत है कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वही राजा विक्रमादित्य है जिसके संबंध में बहुत सी दंत कथाएं अब तक प्रचलित हैं। जनश्रुति प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य को संस्कृत में शकारी की पदवी दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों का नाश किया था। इस कारण संभव है कि यह बात ठीक हो, परंतु निश्चित रूप से ये बतलाना कि उज्जैन का विक्रमादित्य, जिसके दरबार में कालिदास आदि विद्वान रहते थे, कौन था, भारतीय इतिहास की एक जटिल समस्या है। संभव है कालिदास इस समय रहा हो, क्योंकि वो चतुर्थ अथवा पंचम शताब्दी के एक तर्कशास्त्र के बौद्ध विद्वान द्विनाग का समकालीन कहा गया है।